Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to continue our chapter number 18. The title of the chapter was Electronics, but today we are going to discuss the uses and different properties related with the diode. हमने अपने लास्ट लेक्चर में देखा था कि डायोड कैसे बना, पीएन जंक्शन के कॉम्बिनेशन से कैसे डिप्लीशन रीजन बना, और ये जो हमने डायोड उस दिन बनाया था, तो आज चलकर देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में इस डायोड को हम किस किस तरह यूज कर सकते हैं. Dear students, today we are going to discuss diode. Actually, डायोड एक स्विच का बिहेवियर देता है. हम डेली लाइफ में स्विच ऑन एंड ऑफ से करंट को ऑन और ऑफ करते हैं. यानी स्विच एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है आपके घर में हर जगह पर, जिसके ऑन या ऑफ होने से आप करंट के फ्लो को रोक सकते हैं या उसके फ्लो को कंटिन्यू कर सकते हैं. सेम आप ऐसा ही डायोड की हेल्प से भी कर सकते हैं. लेकिन डायोड थोड़ा सा सेंसिटिव स्विच है. कैसे सेंसिटिव है? क्योंकि ये एक पोलैरिटी सेंसिटिव स्विच का रोल प्ले करता है. क्योंकि इसके आपने लास्ट लेक्चर में देखा था कि दो टर्मिनल्स होते हैं. एक को हमने पी टाइप कहा था और दूसरी साइड को हमने एन टाइप कहा था. और मैंने आपको यह भी बताया था कि डायोड की जो ओरिजिनल शेप होती है वो कुछ इस तरह से होगी. इसमें जो आपको हल्का सा ग्रे कलर कॉर्नर नजर आ रहा है उसे हम एन साइड बोलते हैं, और जो दूसरी वाली इसकी साइड है वो पी साइड कहलाती है. चलिए देखते हैं कि ये कैसे एक पोलैरिटी सेंसिटिव स्विच का रोल प्ले करता है. अगर हम इस डायोड को बैटरी के साथ कनेक्ट करें कुछ इस तरह कि डायोड का पी साइड और बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल आपस में कनेक्टेड है और एन साइड डायोड का बैटरी के नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है, तो आप एमीटर पर क्या देखेंगे? आपको एमीटर पर नीडल मूव करती हुई नजर आ रही है. इसका मतलब है कि अभी डायोड अगर हमने कनेक्ट किया तो ये एक ऑन स्विच का बिहेवियर दे रहा है और करंट को फ्लो करवा रहा है. चलिए देखते हैं अगर हम इसके उलट पोलैरिटी करें तो क्या होगा. देखिए स्टूडेंट्स, अगर हमने डायोड के पी साइड को बैटरी के नेगेटिव और डायोड के एन साइड को बैटरी के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट किया तो हमारे एमीटर पर रीडिंग एकदम से 0 हो गई है. ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है कि अभी डायोड एक ऑफ स्विच के मोड में चला गया है. सो इसका मतलब जब हम डायोड को ऐसा स्विच यूज करेंगे तो हमें थोड़ा ध्यान करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम गलत लगा गए इसके टर्मिनल तो शायद हमारी रिक्वायरमेंट हो करंट को 0 करना और हमने टर्मिनल्स गलत कनेक्ट कर दिए तो ये तो ऑन स्विच बन जाएगा और करंट फ्लो करने लग जाएगा. सो डायोड को यूज करते हुए केयरफुल रहना पड़ता है. अब ये इसके दो बिहेवियर्स जो आपने देखे, इन दो बिहेवियर्स की रीजन क्या है? इसके पीछे कौन सी फिजिक्स है जिसकी वजह से ये कभी करंट को कंडक्ट करता है और कभी करंट को कंडक्ट होने से रोक लेता है? इसके लिए पहले हम जानेंगे एक टर्म जिसको आपकी बुक्स में बायसिंग के नाम से इंडिकेट किया गया है. बायसिंग क्या है? एक्चुअली आप जब भी किसी भी सर्किट में किसी डीसी सोर्स को कनेक्ट करते हैं और वो डीसी सोर्स आपके लिए कोई ऑपरेटिंग कंडीशंस जनरेट करता है सर्किट में. क्या मतलब? डीसी सोर्स मींस बैटरी. आपने एक बैटरी सर्किट में कनेक्ट की और शायद आपका मकसद हो कि डीसी सोर्स आपके सर्किट में करंट दे, और शायद कभी आप उस करंट को रोकना भी चाहते हो. सो दोनों सिचुएशंस में जब आप बायसिंग करना चाहेंगे यानी डीसी सोर्स को सर्किट में कनेक्ट करना चाहेंगे तो आपकी रिक्वायरमेंट्स अलग अलग हैं. सो डीसी सोर्स आपके सर्किट में जब भी कनेक्ट हो और वो आपके लिए कोई ऑपरेटिंग कंडीशंस जनरेट करे तो इस सिचुएशन का नाम होता है बायसिंग. लेकिन जब हम डायोड को डीसी सोर्स के साथ कनेक्ट करते हैं तो यहां हमें दो तरह के बिहेवियर्स नजर आएंगे. अब बायसिंग हमारे पास डायोड से रिलेटेड अगर है कि हम डायोड के साथ डीसी सोर्स कनेक्ट कर रहे हैं तो ये बायसिंग हमारे पास दो तरह की होती हैं. एक कहलाता है फॉरवर्ड बायसिंग और दूसरी टाइप कहलाती है रिवर्स बायसिंग. सो हम चलकर देखते हैं डिटेल में कि ये फॉरवर्ड बायसिंग कैसे होगा और रिवर्स बायसिंग कैसे होगा.
फॉरवर्ड बायसिंग, जैसे नाम से ही थोड़ा अंदाजा हो जाता है स्टूडेंट्स के ये कुछ इस तरह का कॉम्बिनेशन होगा जिसमें करंट को हम फॉरवर्ड यानी मूव करवाएंगे, यानी करंट फ्लो करेगा। अगर आपने डायोड को डीसी सोर्स के साथ कनेक्ट करना है और उसमें आपका मकसद डायोड को एक ऑन स्विच का रोल देना है और करंट को फ्लो करवाना है, तो ये आएगा फॉरवर्ड बायसिंग के अंडर। पहले हम डिटेल में देखेंगे कि फॉरवर्ड बायसिंग जो कि एक ऑन स्विच का बिहेवियर है, जो कि एक क्लोज सर्किट का बिहेवियर है, इसमें कौन सी फिजिक्स इन्वॉल्व है और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या होल्स हैं उनकी मूवमेंट्स किस किस तरह होंगी। तो चलिए स्टूडेंट्स, आपने देखा कि आपके पास एक डिप्लीशन रीजन है, यानी एक पीएन जंक्शन के बीच में आपको एक डिप्लीशन रीजन नजर आया। हमने इस पूरे डायोड को कनेक्ट किया अपनी डीसी सोर्स के साथ कुछ इस तरह कि आपके डायोड का पॉजिटिव साइड आपके डीसी सोर्स के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है और डायोड का नेगेटिव साइड डीसी सोर्स के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है। इसका मतलब हुआ कि हमने सेम कनेक्शंस किए। अब इस कनेक्शन के बाद आप दो चीजों पर पूरे ध्यान से फोकस कीजिएगा, और वो दो चीजें क्या हैं? उनमें से एक तो जरा आप गौर से देखें तो जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है आपने उसे किसके साथ कनेक्ट किया हुआ है? एन साइड ऑफ द डायोड। इसका मतलब ये होगा कि नेगेटिव टर्मिनल एन साइड को रिपेल कर रही है। उस पूरे रीजन को जो कि एक एन रीजन है उससे एक डायोड की तरफ पुश मिल रहा है। सेम अगर आप दूसरी साइड पर देखें तो आपने डायोड की पी साइड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया हुआ है, और अगर आप देख रहे हैं तो इसमें बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पूरे पी रीजन को रिपेल कर रहा है। डायोड के दोनों रीजन जो एन और पी हैं उन्हें इनवर्ड साइड पर बैटरी की तरफ से डीसी सोर्स की तरफ से एक पुश मिल रहा है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इस इनवर्ड पुश की वजह से जो बीच में डिप्लीशन रीजन है उसकी विड्थ कम हो जाएगी या ज्यादा हो जाएगी, तो आई एम श्योर आपका आंसर होगा क्योंकि इनवर्ड पुश आ रही है दोनों, ये अगर एन रीजन है ये पी रीजन है, पहले ये इतने स्पेस पर थे, अगर इनको बैटरी के टर्मिनल्स पुश कर रहे हैं इनवर्ड, तो इनवर्ड मूवमेंट की वजह से बीच में जो इनका रीजन है, स्पेस है, वो कम होना शुरू हो गई है। क्योंकि वो विड्थ कम हो रही है तो आप लॉजिकली यही जवाब देंगे कि डिप्लीशन रीजन की विड्थ कम हो गई। एक बात तो हमें ये पता चली कि अगर हम इस तरह का कनेक्शन करेंगे तो डिप्लीशन रीजन की विड्थ हमें कम होती हुई नजर आएगी। अब जरा दूसरी चीज को देखते हैं जो कि आपके बैरियर का पोटेंशियल है। अगर आप देखें तो आपके बैरियर का पोटेंशियल है फ्रॉम पॉजिटिव साइड टू नेगेटिव साइड, और आपकी जो डीसी सोर्स कनेक्टेड है उसका भी तो पोटेंशियल होगा फ्रॉम पॉजिटिव साइड टू एन साइड। अगर आप इनके इलेक्ट्रिक फील्ड्स को ड्रॉ करें तो आप देखेंगे कि दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के ऑपोजिट जा रहे हैं। अगर आपके डीसी सोर्स का जो पोटेंशियल है या इलेक्ट्रिक फील्ड है वो लेफ्ट साइड पर जा रहा है, तो आपके जो बैरियर का पोटेंशियल है वो राइट साइड पर है। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, जिसकी वजह से ये अगर ऑपोजिट हैं तो ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इनके कैंसिल होने की वजह से पोटेंशियल जो बैरियर का नेट पोटेंशियल है क्या वो कम हो जाएगा या ज्यादा, तो ऑब्वियसली जब चीजें एक दूसरे को कैंसिल आउट करती हैं तो वैल्यू डिक्रीजिंग फैक्टर की तरफ जाती है। यहां पर भी कुछ ऐसा ही होगा। चलिए हम डीसी सोर्स की डिफरेंट वैल्यूज लेकर देखते हैं कि हमारे बैरियर का पोटेंशियल कैसे कैसे खुद को चेंज करता है। अगर ये हमारा जंक्शन या डायोड सिलिकॉन से बना हुआ है तो बैरियर पोटेंशियल की वैल्यू मैंने आपको बताई थी 0.7 वोल्ट होगी। अगर ये बैरियर पोटेंशियल 0.7 वोल्ट का है तो आप जानते हैं कि ये 0.7 वोल्ट एन रीजन में पड़े हुए इलेक्ट्रॉन्स को रोक कर बैठा हुआ है, और इलेक्ट्रॉन बड़ी बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं कि कोई मसीहा आए और इस बैरियर की वैल्यू को कम कर दे और वो इलेक्ट्रॉन इस बैरियर को क्रॉस कर लें।
इस कॉम्बिनेशन में डीसी सोर्स उसी मसीहा का ही रोल प्ले करती है। डीसी सोर्स के पोटेंशियल को अब अगर हम चेंज करते हैं, लेट्स सपोज आपने डीसी सोर्स की वैल्यू को एडजस्ट किया, 0 से इंक्रीज करते हुए आपने इसे 0.2 वोल्ट तक लेकर गए। अगर आपने डीसी सोर्स को 0.2 वोल्ट रखा तो बैरियर पोटेंशियल है 0.7 और दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। हम ये देखेंगे कि जैसे ही आप डीसी सोर्स को 0.2 पर एडजस्ट करते हो तो बैरियर पर पोटेंशियल 0.7 से कम होकर 0.5 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 0.7 माइनस 0.2 विल गिव यू 0.5 वोल्ट। देखा आपने कि जैसे ही हमने डीसी सोर्स के पोटेंशियल को बढ़ाया तो बैरियर का पोटेंशियल कम होना शुरू हो गया। ये वो मौका है जहां एन रीजन के इलेक्ट्रॉन अब खुश होना शुरू हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, हम डीसी सोर्स के पोटेंशियल को मजीद बढ़ाएंगे। अगर मैं इसको बढ़ाते बढ़ाते 0.6 वोल्ट तक ले जाऊं और बैरियर पोटेंशियल था 0.7, तो 0.7 माइनस 0.6 विल गिव यू 0.1। बैरियर पोटेंशियल ड्रॉप होते होते अब कहां पर पहुंच गया? 0.1 वोल्ट तक। बहुत ही कम रह गया और वो मोमेंट आने वाला है जब इलेक्ट्रॉन इस बैरियर को क्रॉस कर लेंगे। और वो मोमेंट कौन सा होगा? जब आपका डीसी सोर्स 0.7 वोल्ट के बिल्कुल क्लोज आ जाएगा। अगर आपका डीसी सोर्स 0.7 वोल्ट पर है तो देखें स्टूडेंट्स, 0.7 और पोटेंशियल बैरियर का भी है 0.7, ये हो गए इक्वल एंड ऑपोजिट, बिल्कुल कैंसिल होकर 0 हो जाएंगे। बैरियर का पोटेंशियल इस मोमेंट पर 0 हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन इस वक्त खुशी से इस बैरियर को क्रॉस करना शुरू कर देंगे क्योंकि उनकी फेवरेबल सिचुएशन आ गई। वो बैरियर जो उनको रोक रहा था वो अब नेट इफेक्टिव नहीं रहा, उसका नेट इफेक्ट अब 0 हो गया क्योंकि हमने डीसी सोर्स इस तरह का कनेक्ट किया है और उसको इस तरह की वेरिएशन दी। और अब अगर आप डीसी सोर्स की वैल्यू को 0.7 से मजीद बढ़ाते हैं तो क्या होगा? 0.7 से लेट्स सपोज आपने कर दी 0.9 वोल्ट, तो क्या होगा? 0.9 वोल्ट में से 0.7 तो बैरियर को कैंसिल करने में यूज हो गया। बच कितना गया? अगर 0.9 में से 0.7 बैरियर में यूज हो गया तो बच जाएगा 0.2 और ये वो 0.2 पोटेंशियल होगा जो आपके एन रीजन में पड़े हुए इलेक्ट्रॉन्स को पुश करेगा, उन पर वर्क परफॉर्म करेगा और उनकी हेल्प से, इलेक्ट्रॉन की हेल्प से एक करंट जनरेट करवाएगा। अब आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स डीसी सोर्स के पोटेंशियल की वजह से मूव कर रहे हैं, तो ये उनका एक आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ करंट नजर आएगा। ये एक्चुअली ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ करंट है, लेकिन हमारी बुक्स में हर जगह पर ज्यादातर कन्वेंशनल करंट के अकॉर्डिंग डायरेक्शंस मेंशन हैं। अगर हम इस सिचुएशन को कन्वेंशनल करंट के अकॉर्डिंग ड्रॉ करें तो ये कुछ इस तरह होगा, यानी करंट फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ डीसी सोर्स टू नेगेटिव टर्मिनल होगी। लेकिन एक्चुअल करंट का डायरेक्शन वही है जो मैंने आपको बताया, लेकिन हम कन्वेंशनल करंट के अकॉर्डिंग बुक्स में देखेंगे तो उससे कंफ्यूज नहीं होना आपने। डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि अगर हम अपने डायोड को फॉरवर्ड बाइसिंग के अकॉर्डिंग कनेक्ट करें तो हमारे पास विद टाइम पोटेंशियल बैरियर की विड्थ कम होती है और पोटेंशियल बैरियर का पोटेंशियल भी कम होना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे आप डीसी सोर्स के पोटेंशियल को बढ़ाते जाते हैं और आप जैसे ही 0.7 और इसके बाद वाली वैल्यूज पर आते हैं तो आपके सर्किट में एक करंट फ्लो करना शुरू कर देता है और डायोड एक ऑन स्विच और एक क्लोज सर्किट का बिहेवियर आपको दे रहा है। अगर हम इसी सिचुएशन को आपकी बुक्स के अकॉर्डिंग देखें तो आपकी बुक्स में इसी अरेंजमेंट को कुछ इस सर्किट के अकॉर्डिंग इंडिकेट किया गया है। डियर स्टूडेंट्स, इसमें Pn अगेन आपका डायोड है। इस P साइड को आपने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और N साइड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया और ये एरो इंडिकेट कर रहा है कि ये जो डीसी सोर्स है ये आपका एक वेरिएबल डीसी सोर्स है।
जहां आपको मैंने दिखाया कि आप कैसे इसके पोटेंशियल को 0 से 0.2, देन 0.6 एंड देन 0.7 एंड सो ऑन इसको चेंज करते गए और आपको सर्किट में एक करंट की मूवमेंट नजर आई। जो आपका फॉरवर्ड बायसिंग होता है उसमें करंट आपका मिली एम्पियर्स में होता है। सो करंट मेजर करने के लिए हमने सर्किट में सीरीज में एक एमीटर कनेक्ट किया, और अगर आप इस डीसी सोर्स के पोटेंशियल को मॉनिटर करना चाहते हैं तो डीसी सोर्स के साथ आप पैरेलल में एक वोल्ट मीटर कनेक्ट करेंगे और वोल्ट मीटर की वैल्यूज को देखकर आपको पता चलेगा कि आपका डीसी सोर्स किस पोटेंशियल को इस वक्त सर्किट में इंट्रोड्यूस करवा रहा है। सो ये तो आपके बुक के अकॉर्डिंग सर्किट अरेंजमेंट थी, लेकिन इसके अंदर पूरे सर्किट के अंदर क्या फिजिक्स इन्वॉल्व है वो मैंने आपको बड़ी डिटेल में समझाया। अब इसको अगर आप जो करंट और पोटेंशियल का बिहेवियर है अगर आप इसको ग्राफिकली देखें तो वो ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। आप देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस पर हमने पोटेंशियल को ड्रॉ किया और वाई एक्सिस पर हमने करंट को ड्रॉ किया। अगर आप एक्स एक्सिस पर पोटेंशियल की वैल्यू को देखें तो पोटेंशियल आपका वेरी हो रहा है फ्रॉम 0.1, 0.2 एंड 0.4, 5, 6, 7। 0.7 तक आपके पास ऐसा सर्किट में कोई सिग्निफिकेंट करंट नहीं है। जस्ट जो थोड़े बहुत माइनॉरिटी चार्ज कैरियर एग्जिस्ट करते हैं वो थोड़ा बहुत मूव करेंगे तो हल्का सा आपको नीडल मूवमेंट नजर आएगा, जो कि एक बहुत ही निग्लिजिबल, बहुत ही माइनर अमाउंट का करंट होगा। लेकिन आपने जैसे ही 0.7 वोल्ट को क्रॉस किया तो आपको याद है ना क्या हुआ था, जैसे ही 0.7 आया बैरियर पोटेंशियल 0 पर आ गया, और उसके बाद जैसे जैसे आप पोटेंशियल की वैल्यूज को बढ़ाते जा रहे हैं तो वैल्यूज बढ़ने से इलेक्ट्रॉन की फेवर में कंडीशंस जा रही थी, और ये 0.8, 0.9 एंड सो ऑन जो भी आप पोटेंशियल देंगे वो इलेक्ट्रॉन को सर्किट में बैरियर को क्रॉस करवाता हुआ मूव करवाएगा और आपके पास एक लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज एंड करंट जनरेट होगा। जो आपको इस ग्राफ में नजर आ रहा है कि 0.7 वोल्ट को क्रॉस करते ही आपके पास एक लीनियर ग्राफ की शक्ल मिली, जो कि इंडिकेट कर रहा है लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द करंट एंड वोल्टेज। अगर आप इस सिचुएशन में जब आपका डायोड कंडक्ट कर रहा है ये मेजर करना चाहते हैं कि आपके डायोड के रेजिस्टेंस की क्या वैल्यू है इस कंडक्टिंग सिचुएशन में, तो बहुत इजीली आप इस ग्राफ से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको आप बोलेंगे फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड व्हाइल द डायोड इज इन कंडक्टिंग सिचुएशन। इसको आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? आपके दिमाग में होगा ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ आपके वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस के रिलेशनशिप को इंडिकेट करता है। इसी ओहम्स लॉ को दिमाग में रखते हुए हम इस ग्राफ से कुछ डेटा लेंगे। वो डेटा क्या लेंगे? आप वाई एक्सिस पर कोई दो वैल्यूज सेलेक्ट करें और उन दो वैल्यूज के बीच में से आपको मिलेगा चेंज ऑफ करंट या वैल्यू ऑफ करंट, और इसी करंट की जो वैल्यूज आपने सेलेक्ट की उनके कोरस्पॉन्डिंग आप एक्स एक्सिस पर पोटेंशियल की वैल्यू लेंगे। ये पोटेंशियल की और करंट की वैल्यूज आपने ग्राफ से नोट डाउन कर ली और आपने फार्मूला यूज किया जो कि ओहम्स लॉ से ही डेराइव हुआ कि रेजिस्टेंस है रेशियो ऑफ पोटेंशियल एंड करंट। आपने जो यहां से डेल्टा आई और डेल्टा वी की वैल्यूज फाइंड की वो यहां आप पुट करोगे तो आपको मिलेगा फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड while the diode is in forward biasing। So इसका नाम है फॉरवर्ड रेजिस्टेंस और इसमें जो पोटेंशियल यूज हो रहा है वो फॉरवर्ड पोटेंशियल है, यानी फॉरवर्ड सिचुएशन का पोटेंशियल है, और ऑब्वियसली करंट भी आपका फॉरवर्ड सिचुएशन का करंट है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये वो बायसिंग थी डायोड की जिसमें आपने ये देखा कि डायोड एक ऑन स्विच का रोल प्ले कर रहा है और आपके सर्किट में जो भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं उनको एक इंक्रीजिंग करंट मिल रहा है। लेकिन अगर आप इसके ऑपोजिट सिचुएशन जनरेट करना चाहें, अगर आप ये चाहते हैं कि आप डायोड को ऑफ स्विच के मोड में लेकर जाएं,
इसका मतलब आप अपनी डिवाइसेस को कुछ देर के लिए करंट 0 देना चाहते हैं। इस चेंज के लिए अब आप क्या करेंगे? अब आप शिफ्ट करेंगे रिवर्स बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन के मोड में, जहां पर यही डायोड जो अभी आपको करंट दे रहा था, ये कुछ ऐसी साइंस के अंदर घुसेगा कि इसके अंदर जो करंट का फ्लो था वो बिल्कुल 0 होकर रह जाएगा। ये कैसे मुमकिन होगा? चलिए देखते हैं। अभी आपने देखा कि रिवर्स बाइसिंग में करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी, लेकिन ये आपको प्रैक्टिकली कैसे इस पर यकीन आएगा कि वाकई ही क्या करंट की वैल्यू 0 हो जाती है? ये देखने के लिए दोबारा से देखते हैं कि आपके पास एक डायोड जो कि ओरिजिनल पीएन जंक्शन डिप्लीशन रीजन की शक्ल में है, वो कुछ ऐसा है। इस डायोड को अब हम रिवर्स बाइसिंग के अकॉर्डिंग कनेक्ट करेंगे, और रिवर्स बाइसिंग में कनेक्ट करने के लिए आपने क्या किया कि डायोड का जो पी रीजन है उसे आपने कनेक्ट करना है विद नेगेटिव साइड ऑफ द डीसी सोर्स, और जो आपका नेगेटिव साइड है यानी एन साइड है उसे आपने कनेक्ट करना है विद पॉजिटिव साइड ऑफ द डीसी सोर्स, यानी आपने उलट कनेक्शंस करने हैं। जैसे ही आपने ऑपोजिट कनेक्शन किए तो आप एक चीज देखेंगे, और वो क्या? आप देखें कि बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल डायोड के पी रीजन के साथ कनेक्टेड है, और जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो एन रीजन के साथ कनेक्टेड है। तो फौरन आपके दिमाग में आएगा कि ये आपका जो एन रीजन है पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है, तो ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ डीसी सोर्स पी रीजन को अट्रैक्ट कर लेगा, और जो आपका पी साइड है डीसी सोर्स का पॉजिटिव टर्मिनल है वो एन रीजन के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर लेगा। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, ऐसा ही होगा। देखते हैं कि अगर ये एन रीजन के इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये पी रीजन के होल्स हैं, इन्हें बैटरी के टर्मिनल्स अपनी तरफ खींच रहे हैं। अगर वो इनको आउटवर्ड खींच रहे हैं तो इनके बीच में अगर ओरिजिनल स्पेस ये थी और बैटरी के टर्मिनल्स इन्हें आउटवर्ड अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये बाहर की तरफ खिंच जाएंगे। जैसे ही ये बाहर की तरफ डिस्प्लेस होंगे तो डिप्लीशन रीजन की जो विड्थ है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। जबकि फॉरवर्ड बाइसिंग में आपने इसके उलट देखा था कि जब आपका एन और पी रीजन बैटरी के टर्मिनल्स उसे इनवर्ड पुश करते थे तो वो आपस में क्लोज आ जाते थे और डिप्लीशन रीजन की विड्थ हमें कम होती हुई नजर आती थी। जबकि यहां उसके एग्जैक्टली क्या हो रहा है? ऑपोजिट। जो टर्मिनल्स हैं डीसी सोर्स के वो एन और पी रीजन को आउटवर्ड अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से इनकी आउटवर्ड मूवमेंट से डिप्लीशन रीजन की विड्थ बढ़ती हुई हमें नजर आती है। लेकिन क्या बैटरी का टर्मिनल इन्हें फ्लो करवाने में कामयाब हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। उसकी रीजन क्या है? उसके लिए देखिए, आपका जो पोटेंशियल बैरियर है उसका पोटेंशियल है 0.7 वोल्ट, और आपने देखा कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड्स ड्रॉ करें तो बैरियर का पोटेंशियल है फ्रॉम, या इलेक्ट्रिक फील्ड है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। और अगर मैं इस समय डीसी सोर्स का इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करूं तो यहां तो मुझे क्या मिल रहा है कि डीसी सोर्स का इलेक्ट्रिक फील्ड भी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, और दोनों के फील्ड यानी डिप्लीशन रीजन का फील्ड और डीसी सोर्स का फील्ड यहां पर बिल्कुल एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये कैंसल नहीं कर रहे, अब ये ऐड अप हो रहे हैं। क्या होगा डियर स्टूडेंट्स कि यहां पर फॉरवर्ड बाइसिंग के ऑपोजिट चीज हुई। फॉरवर्ड बाइसिंग में पोटेंशियल एक दूसरे के ऑपोजिट थे, वो कैंसिल कर रहे थे, और उसका रिजल्ट क्या निकल रहा था कि बैरियर पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा था। यहां उसके ऑपोजिट हो रहा है कि जो बैरियर पोटेंशियल है उसको डीसी सोर्स एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। अगर बैरियर पोटेंशियल 0.7 है और आपने डीसी सोर्स लेट्स सपोज 0.3 एडजस्ट कर दिया, तो क्या होगा? आपका 0.3 डीसी सोर्स का पोटेंशियल और बैरियर पोटेंशियल एक ही डायरेक्शन में होने की वजह से कितने हो जाएंगे? 0.7 प्लस 0.3 ऐड होकर आपको 1 वोल्ट का बैरियर खड़ा करके दे देगा। और वो इलेक्ट्रॉन जो इस वेट में बैठे होते हैं कि ये बैरियर कम हो और हम इसे जंप करें और सर्किट में मूव करें, वो इलेक्ट्रॉन तो अब
उदास हो जाएंगे, क्योंकि अब उनके पास बैरियर की वैल्यू ज्यादा होना शुरू हो गई। और जैसे जैसे आप डीसी सोर्स का पोटेंशियल बढ़ाते जाओगे, पोटेंशियल बैरियर क्या होना शुरू हो जाएगा, और ज्यादा स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा। सो यही रीजन होती है कि अगर डीसी सोर्स एन और पी रीजन को बाहर की तरफ खींच भी रहा है, तो बैरियर का पोटेंशियल इतना स्ट्रांग हो गया कि वो उन एन रीजन और पी रीजन को बाहर जाने ही नहीं देता, वो उन्हें वापस अपनी तरफ खींचता है। सो बैरियर का पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन्स को फ्री ही नहीं होने देता। जब वो इलेक्ट्रॉन्स को फ्री नहीं होने देता, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि फॉरवर्ड के कंपैरेटिवली अगर हम रिवर्स बायसिंग में देखें, तो दो हमें ऑपोजिट चीजें होती हुई नजर आई। यहां पर हमें डिप्लीशन रीजन की विड्थ बढ़ती हुई नजर आई, और हमें पोटेंशियल बैरियर भी बढ़ता हुआ नजर आया। और पोटेंशियल बैरियर के बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स बेचारे खामोशी से बैठे रहेंगे, वो मूव ही नहीं कर पाएंगे। सो जब वो मूव नहीं करेंगे, तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। हमें कोई इक्का दुक्का अगर पी और एन रीजन में कोई माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हुए, तो उनकी बहुत ही माइक्रो एम्पियर में कोई जरा सी करंट नजर आएगी, और जिसको हम ऑलमोस्ट 0 ही कंसिडर करते हैं। अगर हम डीसी सोर्स का पोटेंशियल बढ़ाते जाएं, अगर हम इस जिद पर आ गए हैं कि हम डीसी सोर्स का पोटेंशियल बढ़ाते ही जा रहे हैं, तो ये जिद आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है। और वो नुकसान आपको क्या होगा? देखें, अगर आप डीसी सोर्स का पोटेंशियल लेट्स सपोज 20, 25 और कुछ सिचुएशंस में इससे भी ज्यादा हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आपने सिलिकॉन यूज किया है, जर्मेनियम, आपने डोपिंग किस मटेरियल की यूज की है, और आपका डायोड किस टेम्परेचर पर है। इन सारी कंडीशंस को दिमाग में रखते हुए हर डायोड की रिवर्स बायसिंग में एक सर्टेन पोटेंशियल की वैल्यू होती है, जिस पर आपकी जिद का अंजाम अच्छा नहीं होता। लेट्स सपोज हम रिवर्स बायसिंग के पोटेंशियल को 20-25 वोल्ट की रेंज में ले जाते हैं। इसमें क्या होगा कि जो आपका पी रीजन है, वहां पर चंद एक जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स यानी इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस ह्यूज पोटेंशियल पर उन इलेक्ट्रॉन्स को एक ह्यूज काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। और आपने देखा कि पी रीजन किसके साथ कनेक्टेड है? नेगेटिव टर्मिनल के साथ। इसका मतलब कि ये नेगेटिव पोटेंशियल पी रीजन के माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स को रिपेल कर रहा है, और इस रिपल्सिव इफेक्ट को आपने बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया। इतना स्ट्रॉन्ग कि ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इतनी काइनेटिक एनर्जी गेन कर चुके हैं कि वो अब इस डिप्लीशन रीजन को क्रॉस करने की एबिलिटी हासिल कर लेंगे। जैसे ही वो बैरियर को क्रॉस करने लगेंगे, तो यहां डियर स्टूडेंट्स पूरे ध्यान से एक बात सुननी है कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन आपके इस बैरियर डिप्लीशन रीजन के अंदर गया, तो आप जानते हैं कि ये डिप्लीशन रीजन लेट्स सपोज हमने सिलिकॉन से बनाया हुआ है, तो सिलिकॉन के एटम्स इस डिप्लीशन रीजन के अंदर, आपको मैं एक सिलिकॉन दिखा रही हूं, इस सिलिकॉन जो कि डिप्लीशन रीजन में मौजूद है, इसके आपको 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और 4 कोवेलेंट बॉन्डिंग्स नजर आ रही हैं। जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक हाई काइनेटिक एनर्जी के साथ इस रीजन को क्रॉस करेगा, तो इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के इस कोवेलेंट बॉन्ड को हिट करता हुआ, इधर से शूट करता हुआ तेजी के साथ वो गुजर जाएगा। जैसे ही वो गुजरेगा, तो अपनी काइनेटिक एनर्जी की वजह से इस कोलिजन के प्रोसेस में वो सिलिकॉन के कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, और उस ब्रेक ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से एक और फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट हो जाएगा, जिसके पास अगेन एक ह्यूज काइनेटिक एनर्जी होगी, और वो इलेक्ट्रॉन अब एक और सिलिकॉन के कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करेगा। सो क्या होगा कि जैसे ही आप एक सर्टेन पोटेंशियल की वैल्यू पर डीसी सोर्स को फिक्स करते हैं, और वो डिफरेंट है डिफरेंट केसेस में, उस पोटेंशियल की वजह से जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर पी रीजन के थे, उनको इतनी काइनेटिक एनर्जी मिली कि वो बैरियर क्रॉस करने लगे, और बैरियर क्रॉस करते हुए उन्होंने सिलिकॉन के कोवेलेंट बॉन्ड्स को ब्रेक किया, और एक इलेक्ट्रॉन की जगह बने 2 इलेक्ट्रॉन, 2 की जगह फिर बनेंगे 4 इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएंगे। ये एक
एवालॉन्च की शक्ल इख्तियार करना शुरू कर देगा। जिस तरह आपने देखा होगा कि अगर एक ग्लेशियर है, पहाड़ से अगर बर्फ का एक छोटा सा टुकड़ा गिरता है तो वो नीचे आते 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 बाकी बर्फ को भी साथ मिलाता आता है और एक तूफान की शक्ल अडॉप्ट कर लेता है। सो यहां पर भी कुछ ऐसा ही हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स आए और इलेक्ट्रॉन्स ने डिप्लीशन रीजन के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को मल्टीप्लाई करना शुरू कर दिया और एक एवालॉन्च का इफेक्ट जनरेट किया। इस मोमेंट पर जब इलेक्ट्रॉन का नंबर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो आपका जंक्शन किस मोड में चला जाएगा? ब्रेक डाउन वोल्टेज वाले मोड में। ब्रेक डाउन का यह मतलब नहीं है कि आपका डायोड दो टुकड़े हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि जब आपने ऐसा रिवर्स पोटेंशियल सेट कर दिया जिस पर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर डिप्लीशन रीजन के अंदर एक ह्यूज शक्ल इख्तियार कर गया, तो आपका डिप्लीशन रीजन उस वक्त डायोड के अंदर जो मौजूद डिप्लीशन रीजन है वो इतना हीट अप हो जाएगा कि आपके डायोड को जला देगा। आपका डायोड जल जाएगा और आपके सर्किट में दोबारा यूज करने के काबिल नहीं रहेगा। ये वो नतीजा था जो आपकी जिद की सूरत में निकलना था कि आप बजिद हैं कि मैं रिवर्स पोटेंशियल को बढ़ाता ही जाऊं। सो उस जिद का नतीजा क्या निकला कि आपका जो डायोड था वो ही जल गया। सो इसीलिए स्टूडेंट्स कहते हैं कि जिद करना अच्छी बात नहीं। सो अगर आप किसी भी डायोड को रिवर्स बायसिंग में यूज कर रहे हैं तो आपको उसके ब्रेक डाउन वोल्टेज की वैल्यू पता होनी चाहिए ताकि आप उससे नीचे नीचे तक अपने डीसी सोर्स का पोटेंशियल रखें ताकि आपका डायोड ब्रेक डाउन वोल्टेज के मोड में आकर कहीं जल ना जाए। जैसे ही ये ब्रेक डाउन वोल्टेज आता है तो आपका जो जंक्शन है क्योंकि वो खत्म हो जाएगा, जल जाएगा, तो आपके सर्किट में एक ह्यूज करंट फ्लो करता है और उस करंट को कहा जाता है सैचुरेशन करंट, जिसकी अमाउंट अच्छी खासी एकदम सडन इंक्रीज इन करंट होगा और वो आएगा सैचुरेशन करंट के मोड में और वो आपकी डिवाइसेस को खराब भी कर सकता है। सो व्हाइल यूजिंग द डायोड बी केयरफुल कि आप उसके ब्रेक डाउन वोल्टेज को क्रॉस ना करें। अगर आप इसी सारे प्रोसेस को अपनी बुक्स में देखें तो आपकी बुक्स में जो सर्किट डायग्राम है वो कुछ इस तरह से है कि जो आपका डायोड है उसका एन साइड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और जो पी साइड है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, यानी रिवर्स कनेक्शंस हैं। और अगेन आपने करंट जो भी इसमें बहुत माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से जो थोड़ा बहुत करंट होगा उसको माइक्रो एम्पेयर्स में मेजर करने के लिए आपने एमीटर सीरीज में कनेक्ट किया और आपका जो वेरिएबल डीसी सोर्स का पोटेंशियल है उसे मॉनिटर करने के लिए आपने वोल्ट मीटर पैरेलल में कनेक्ट किया। इससे जो आपको वोल्टेज और करंट की वैल्यूज मिलेंगी अगर आप उनको ग्राफ पर ड्रॉ करें तो रिवर्स बायसिंग का ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। रिवर्स बायसिंग में क्योंकि आपका पोटेंशियल भी नेगेटिव है और करंट की वैल्यूज भी रिवर्स हो गई, सो हम थर्ड क्वाड्रेंट की हेल्प लेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में आपने एक्स एक्सिस पर अपने रिवर्स पोटेंशियल की वैल्यूज को ड्रॉ किया और वाई एक्सिस पर आपने करंट की वैल्यूज को ड्रॉ किया। अगर आप देखें तो पोटेंशियल आप जो डीसी सोर्स का पोटेंशियल है उसे आप ग्रेजुअली इंक्रीज करते जा रहे हैं, लेकिन आपको वाई एक्सिस पर करंट का कोई भी इंक्रीज नहीं मिल रहा। यहां पर ये जो जस्ट आपको करंट की वैल्यू नजर आ रही है ये सिर्फ और सिर्फ जो थोड़े बहुत आपके माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं जो कि एक बहुत ही निग्लिजिबल करंट जनरेट करेंगे जिसको हम ऑलमोस्ट जीरो ही कंसिडर करते हैं, ये वो करंट है। लेकिन अगर आपके डीसी सोर्स के साथ कनेक्टेड डायोड का बैरियर का पोटेंशियल या ब्रेक डाउन पोटेंशियल उसका -20 और -25 के बीच में है तो आप क्या देखोगे, जैसे ही आपका डीसी सोर्स -20 या -25 की रेंज में आया तो यह आपके जंक्शन का, आपके डायोड का ब्रेक डाउन वोल्टेज था। इस ब्रेक डाउन के मोमेंट पर आपके सर्किट में सैचुरेशन करंट आएगी और एक ह्यूज इंक्रीज इन करंट आएगा। ये आपका एक सडन इंक्रीज इन करंट है जो कि सैचुरेशन करंट के नाम से आपकी बुक्स में मेंशन है। और यहां पर ये आपका जो -25 है ये ऑलमोस्ट आपका
जो भी डायोड आपने यूज किया हुआ है ये उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज की वैल्यू को इंडिकेट करेगा। यहां तक आपने ये देखा कि जब आपका डायोड फॉरवर्ड बायसिंग में था तो वो एक क्लोज सर्किट और एक ऑन स्विच का बिहेवियर दे रहा था, लेकिन जब आपने उस डायोड को रिवर्स बायसिंग में कनेक्ट किया तो वही डायोड आपका करंट जीरो करके बैठ गया और उसने इलेक्ट्रॉन्स को रोक दिया, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो जैसे ही जीरो हुआ तो रिवर्स बायसिंग में आपके पास करंट की वैल्यू जीरो हो गई। आपने इन दो डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस में ये चीजें नोट की कि फॉरवर्ड बायसिंग में जब आप किसी भी डायोड को कनेक्ट करते हैं तो डिप्लीशन रीजन की विड्थ कम हो जाती है, पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू भी कम हो जाती है, और इलेक्ट्रॉन्स जो कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो फ्लो करने लग जाते हैं और आपको करंट मिलना शुरू हो जाता है। जबकि रिवर्स बायसिंग में इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट हुआ। जैसे ही आपने डायोड को रिवर्स बायसिंग में कनेक्ट किया तो डायोड के डिप्लीशन रीजन की विड्थ एक तो बढ़ना शुरू हो गई, और दूसरा इसके साथ साथ जो बैरियर पोटेंशियल की वैल्यू थी वो भी बढ़ना शुरू हो गई, और इलेक्ट्रॉन के लिए बैरियर को क्रॉस करना नामुमकिन सा हो गया। और इसमें अगर आपको रिवर्स बायसिंग में अगर आपको थोड़ी बहुत करंट मिली भी तो वो सिर्फ और सिर्फ चंद एक माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो एन और पी रीजन में मौजूद थे उनकी वजह से आपको नजर आएगी। अगर हम आज के लेक्चर को समराइज करें तो कुछ इस तरह से होगा। आप देख रहे हैं कि डिफरेंसेस बिटवीन फॉरवर्ड बायसिंग एंड रिवर्स बायसिंग, क्योंकि ये टॉपिक अगर अलग अलग आपके पेपर में आए तो फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग को वो शॉर्ट क्वेश्चंस की शक्ल में भी पूछ सकता है, और अगर आपके पास दोनों कंबाइन होकर आए तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन की शक्ल भी इख्तियार कर लेता है। अगर लॉन्ग आए या शॉर्ट आए दोनों तरह से मैंने आपको सारी डिटेल इसकी समझा दी। अगर आप डिफरेंसेस देखें कि कैसे फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग को आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं तो वही बात जो मैंने अभी आपको बताई वही यहाँ पर आपको नजर आएगी कि फॉरवर्ड बायसिंग में करंट का फ्लो ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स था, और फॉरवर्ड बायसिंग में विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन विद टाइम कम हो गई थी, और फॉरवर्ड बायसिंग में जो करंट का फ्लो है वो अच्छा खासा होता है, यानी आपको ह्यूज करंट नजर आता है सर्किट में। और फॉरवर्ड बायसिंग में आपका डायोड बिहेव करता है एज अ क्लोज स्विच, जिसका मतलब है कि आपको सर्किट ऑन मिलेगा, सर्किट में आपको करंट फ्लो करता हुआ नजर आएगा। इसके बरक्स अगर हम रिवर्स बायसिंग देखें तो रिवर्स बायसिंग में करंट फ्लो ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है, उसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को हिलने ही नहीं देता डायोड, और यहां पर विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन आपको बढ़ी हुई नजर आएगी, और रिवर्स करंट बहुत 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 ही स्मॉल होती है, जिसे आप ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल ही कहते हो और आप उसे इग्नोर ही करते हैं क्योंकि उस करंट का आपको कोई फायदा ही नहीं हो रहा। और रिवर्स बायसिंग में डायोड का बिहेवियर एक ओपन स्विच का बिहेवियर होता है, और ओपन स्विच का मतलब कि ऑफ स्विच का बिहेवियर है, और आपके करंट सर्किट में करंट की वैल्यू जीरो रहेगी। डियर स्टूडेंट्स, यहां तक था आपका डायोड को आप कैसे सर्किट में कनेक्ट करते हैं और कैसे उससे आप ऑन एंड ऑफ स्विच का बिहेवियर ले सकते हैं। ये वाला लेक्चर अगर आपके दिमाग में रहेगा कि कैसे डायोड करंट को कंडक्ट करवाता है और कैसे ही करंट के फ्लो को रोकता है, तो आपके लिए आने वाले लेक्चर्स को समझना बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि ये वो बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आने वाले इस चैप्टर के जो फ्यूचर के टॉपिक्स आप पढ़ेंगे उनमें यही बेसिक कॉन्सेप्ट डिप्लीशन रीजन कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, डिप्लीशन रीजन कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यही बार बार रिपीट होंगे, लेकिन वहां पर इनको ऑब्वियसली ऑब्जर्व करने का एंगल थोड़ा सा हमारा डिफरेंट हो जाएगा। टिल देन स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में।